नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शिक्षक भर्ती को लेकर गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन आज योगी सरकार सदन में वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें कि 4 दिवसीय सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। जिन अभ्यर्थियों को आरक्षण के तहत नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सामने आया नया अपडेट। इलाहाबाद एचसी ने उत्तर प्रदेश की महिला प्रधानों के पतियों की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि महिला प्रधानों के काम में पतियों का इस तरह का हस्तक्षेप राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण के उद्देश्य को कमजोर करता है। बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रधान पति यानी एक महिला ग्राम प्रधान के पति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की थी। तेलंगाना में बंद हुआ चुनावी प्रचार। कल यानी 30 नवंबर को होगा मतदान। 119 सीटों के लिए सभी सियासी दलों ने भी कमर कस ली है। सीईओ के अनुसार पूरे राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत विशेषज्ञता लागू कर दी गई है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 30 नवंबर को निर्धारित मतदान दिवस के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। सीएम शिंदे पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में यूबीटी नेता दलवी हुए गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए शिवसेना नेता और शहर के पूर्व महापौर दत्ता दवली को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि रविवार को उद्धव ठाकरे नील शिवसेना द्वारा उपनगर भांडुप में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें दलवी ने कथित तौर पर शिंदे के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में से बताने को कहा कि क्या उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है या नहीं। जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है उनमें गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी। वोटर को रिश्वत देने के आरोप में कांग्रेस एमएलए के खिलाफ केस दर्ज। तेलंगाना के नामपल्ली क्षेत्र के कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक वोटर को 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस सांसद फिरोज खान के खिलाफ आरपी एक्ट की धारा 71C, 188 और 123 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उपकरण की गुणवत्ता पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में रक्षा से संबंधित उपकरणों की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। कांग्रेस नेता और विधायक बीआर पाटिल ने कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा द्वारा अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ नेता से इस मुद्दे पर बात की है। सिद्धारमैया ने कहा, मैंने आज बीआर पाटिल से बात की है। मैं कल उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हमने आज सुबह बात की। मैंने उन्हें मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है, इसमें कि हम इस मुद्दे पर बात कर सकें। आरआरटीएस मामले में दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि उसके आदेश का आंशिक अनुपालन स्वीकार्य नहीं है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए पूरा भुगतान करना ही होगा। दरअसल शीर्ष अदालत को बताया गया था कि दिल्ली सरकार ने धनराशि का एक हिस्सा ही दिया था। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने किया छगन भुजबल पर हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि छगन भुजबल विभिन्न समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी रैली में उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया है। रैली के दौरान उनकी भाषा राज्य सरकार की नीति को दर्शाती है। मूर्खों के सरदार वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग के पास पहुंची कांग्रेस। गरमाई सियासत। दरअसल कांग्रेस के चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित तौर पर की गई मूर्खों का सरदार टिप्पणी और गृह मंत्री शाह द्वारा राहु केतु बताने के लिए इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नेपाल की अदालत के 2 न्यायाधीशों का किया स्वागत। दोनों ने देखी उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही। बता दें कि नेपाल के प्रधान न्यायाधीश विश्वाम्भर प्रसाद श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति हरिप्रसाद फुयाल ने बुधवार यानी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में बैठकर कार्यवाही देखी। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नेपाल के न्यायाधीशों का स्वागत किया।
कानपुर देहात पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर बोला हमला। अजय राय ने कहा भाजपा को इस चुनाव में उखाड़ फेंकना है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आ चुकी है। कांग्रेस सरकार जब थी तब जमकर विकास कार्य किए गए। बता दें कि पार्टी की तरफ से आयोजित पाल सम्मेलन की संबोधित करने अजय राय पहुंचे थे। दिवंगत पी सेठी हाजी की बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए यहां आना और किताब का विमोचन करना सम्मान की बात है, लेकिन मैं हाजी को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में समुदायों, लोगों और विचारों के बीच पुल बनाए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लंबित विधायकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के फैसले की आलोचना की है। सीएम पिनाराई ने कहा कि इससे संदेह पैदा होता है कि क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट का उचित सम्मान कर रहे हैं या नहीं। बता दें कि राज्यपाल ने एक लंबित विधेयक को मंजूरी दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका। दरअसल पीआईएल में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका को कोर्ट ने पूरी तरह से मिथ्या धारण पर आधारित करार दिया है और पूछा है कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर सकता है कि किसी मंदिर में आरती के दौरान घंटियां और घड़ियाल का शोर बाहर नहीं जाएगा। एमसीडी मीटिंग में स्थायी समिति गठन की मांग को लेकर हंगामा। इस बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने वार्ड कमेटी के गठन की मांग की। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि निगम में आपने जनहित के मुद्दे पर शॉर्ट नोटिस नहीं लगाया, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग का किया है नोटिस लगाया। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये देश नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का देश है, इसलिए यात्रा में हमने नारा दिया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। कोलकाता में बोले अमित शाह ने टीएमसी नेता ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा सोनार बांग्ला और मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में आई, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता दीदी का समय खत्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाकर सत्ता में आएगी। चुनाव परिणाम से पहले सीएम शिवराज ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की यह आखिरी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है, जिसका परिणाम 4 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को आने वाला है। अब चुनावी नतीजों के बाद ही होगी कैबिनेट की बैठक। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला लेने की समय सीमा 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। ऐसे में उद्धव गुट के वकील की मांग। उद्धव गुट के वकील ने कहा सुनवाई शनिवार और रविवार को भी होनी चाहिए, 2 दिनों सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी अगले महीने शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने किया बड़ा दावा। चव्हाण ने कहा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया होता तो मराठा समुदाय को पक्का आरक्षण मिल गया होता। चुनाव परिणामों से पहले बीजेपी प्रत्याशी की बड़ी मुश्किलें। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की मुश्किलें बढ़ने की वजह है कि इन पर जमीन के एक विक्रय विलेख में ज्योति मिर्धा समेत 3 पर कूटचित करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित 3 के खिलाफ जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के ईस्ट पुलिस थाना उदय मंदिर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। राजस्थान चुनावी परिणाम से पहले सीएम गहलोत ने किया बड़ा दावा। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी को झटका राजस्थान से ही मिला, ये हमारी सरकार नहीं गिरा पाए, ये इनके दिल में खुंदक है जिन्होंने जनता को भड़काने का काम किया, लेकिन वे फेल हो गए। स्कूलों में छुट्टियों की कटौती पर आया जेडीयू का बयान। बता दें कि जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इसको लेकर बयान दिया है। वो भी मान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के 2024 वाले कैलेंडर में छुट्टियों की जो कटौती की गई है वो गलत है, जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार मानना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।